Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 19 October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is about the Global Multidimensional Poverty Index, that is MPI of the current year, that is 2022. So one thing you should know that India के case में the common method that we use to estimate poverty in India is based on the income or the consumption levels. ठीक है, तो basically हम कोई भी person का या individual का we check how much he earned in the day or a month and how much he consumes, और इसी basis पर हम decide करते हैं कि whether or not he is poor. So basically, if the income or consumption levels falls below a given minimum level, then the household is said to be below the poverty line, in short, which we call BPL, right? तो इस केस में क्या होता है? Now it is said, अब ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का बेसिस यही है कि it is कहा जाता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर आर नॉट सफिशिएंट टू एस्टिमेट दी पॉवर्टी. ठीक है, तो ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इट एक्चुअली टेक्स इनटू अकाउंट सम अदर डायमेंशंस एज वेल, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, और इसी बेसिस पर फाइंड किया जाता है कि हाउ मच पॉवर्टी इज प्रेवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. So the news says that as many as 41.5 crore people exceeded poverty in India. ठीक है, which is a very great news for India. यहाँ पे देखिए बहुत सारा लोग आप कह सकते हो कि almost 41.4 crore people now they have exited from the poverty during 15 to 16 years. ठीक है, तो ये पीरियड के बीच में they have exited the poverty. That is जो below poverty थे now they have come above the poverty line. ठीक है, now this is according to the global MPI, that is Multidimensional Poverty Index, which was released recently. So this can be important for our prelims. Then मेंस के परस्पेक्टिव से आप देखोगे तो जीएस पेपर टू ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लस जीएस पेपर टू पॉवर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. सो आगे हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस पैरामीटर्स और द डायमेंशंस दैट हैव बीन टेकन अंडर दिस एमपीआई. तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट द करंट कंटेक्स्ट. तो बताया गया है द ग्लोबल एमपीआई ऑफ द ईयर 2022 वाज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी. अब देखिए जो यहाँ पे पब्लिशिंग अथॉरिटी है, इट इज द यूएनडीपी एंड द ओपीएचआई. So UNDP, you should know it is the United Nations Development Program, and this is basically a United Nations agency है, which has been tasked with helping countries eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development. ठीक है, and the other one is Oxford Poverty and Human Development Initiative. Now this can be asked in the prelims. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट्स, क्या क्या डेटा यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस एमपीआई ऑफ द ईयर 2022. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग आंसर्स. सो देखिए बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एमपीआई ऑफ द ईयर 2022 ग्लोबली 1.2 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर. ठीक है, सो अराउंड द वर्ल्ड 1.2 बिलियन जो लोग हैं दे आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड नियरली हाफ ऑफ देम लिव इन सीवियर पॉवर्टी. हम आगे बात करेंगे व्हाट द सीवियर पॉवर्टी मीन. हाफ ऑफ द पुअर पीपल, दैट इज अराउंड 6 मिलियन जो यहाँ पे पीपल है, सॉरी 600 मिलियन जो पीपल है, नाउ दे आर ओनली चिल्ड्रन दैट इज अंडर द एज ऑफ 18 एंड द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज हाईएस्ट इन द सब सहारन अफ्रीका. सो बेसिकली जो सब सहारन अफ्रीका है जो रीजन है, इट इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, रुवांडा, देन आप यहाँ पे बता सकते हैं अबाउट दी सियरा लियोन, देन सोमालिया. ठीक है, जो पोअर कंट्रीज है दिस एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू द पॉवर्टी इन दिस रीजन. ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय साउथ एशिया. ठीक है, साउथ एशिया जहाँ पे इंडिया इज ऑल्सो अमंग देम एंड अलॉन्ग विद बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका. सो दिस फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस साउथ एशिया. सो सबसे पोअर अगर आप देखोगे इट इज दिस सब सहारन अफ्रीकन रीजन एंड देन इट इज साउथ एशियन रीजन. द टू रीजन्स टुगेदर आर होम टू 83% ऑफ द पोअर पीपल. ठीक है, तो दुनिया में 83% जो पोअर पीपल है it lives in this sub-Saharan Africa and South Asian region alone. अब देखिए जो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है, द पैंडेमिक का इम्पैक्ट का जो आप कह सकते हो इम्पैक्ट से जो भी यहाँ पे पॉवर्टी में लोग पुश हो चुके हैं, नाउ दिस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड और रिफ्लेक्टेड इन दिस डेटा. ठीक है, और कहा गया है कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है ये आगे जब भी यहाँ पे डेटा रिलीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस एमपीआई, तो ये आगे लाइक इन द अपकमिंग ईयर्स में दिस विल बी रिवील्ड. और कहा गया है कि ये ऐसे रिवील होगा कि हमने जितना भी यहाँ पे द वर्ल्ड ऑल टुगेदर जितना भी इनिशिएटिव लिया है टू इरेडिकेट पॉवर्टी, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, तो वो जो इनिशिएटिव्स है नाउ वी विल बी बैक बाय 3 to 10 इयर्स. ठीक
ठीक है, 3 से 10 साल तक हम अभी पीछे हो जाएंगे ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। बिकॉज यू नो कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत लोगों का नौकरी चला गया था, जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह में थे, दे ऑल्सो लॉस्ट जॉब बिकॉज ऑफ द शटिंग डाउन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द लॉकडाउन, है कि नहीं। सो दिस इज द रीजन व्हाई ऐसा कहा गया है कि आगे जब भी डेटा आएगा इट मे रिवील अ पिक्चर व्हेन द वर्ल्ड विल बी बैक बाय 3 to 10 years इन द प्रोसेस, और आप कह सकते हो इन द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड in respect to eliminate poverty. The most recent data on the food security from the World Food Program suggests that the number of people living in food crisis or worse increased to 193 million in 2021. Now this is basically a data which has shown the impact of COVID-19, जहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ पे people who are living in food crisis or worse than the food crisis now it has increased to 193 billion. So this basically suggests that यहाँ पे जो multidimensional poverty index है, now this also may worsen in the upcoming years. So let's learn about this particular index, that is the Global Multidimensional Poverty Index. अब ये जो index है, it is a key international resource that measures acute multidimensional poverty across more than 100 developing countries. ठीक है, so it was first launched in 2010 by the OPHI, as I told you, and the Human Development Report Office of the UNDP. So this OPHI and UNDP, they jointly published the MPI. The MPI monitors deprivations in 10 indicators spanning health, education and standard of living. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडिया के केस में नॉर्मली वी ओनली कंसिडर द इनकम और द एक्सपेंडिचर, है कि नहीं, टू कंसिडर और टू एवेल्युएट द पॉवर्टी। लेकिन इस केस में यहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं, वी टेक द हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। दिस आर द 3 डायमेंशंस दैट आर टेकन टू एवेल्युएट पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू दिस एमपीआई। सो हेल्थ में आपको यहाँ पे दिया जाता है न्यूट्रिशन, देन चाइल्ड मॉर्टेलिटी। एजुकेशन को यहाँ पे आप कह सकते हो कि एजुकेशन के बारे में टू लर्न अबाउट द एजुकेशन, यहाँ पे हम लेते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। एंड फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड दिस आर द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड, दिस आर द पैरामीटर्स जिसे लिया जाता है टू इवेल्युएट द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी अक्रॉस द नेशंस। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, दिस वैल्यूज आर बेसिकली स्कोर्स है, या आप कह सकते हो कि ये वेटेज है, ठीक है। दिस आर द वेटेज व्हिच हैव बीन गिवन, और इसी वेटेज को ऐड वगैरह करके डिफाइन किया जाता है कि एक नेशन में कितना एग्जिस्टिंग पॉवर्टी है, दैट इज मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, ठीक है। सो अ पर्सन देखिए इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ ही और शी इज डिप्राइव्ड इन 1/3 ऑफ और मोर ऑफ द वेगेड इंडिकेटर्स। तो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स है इनमें से अगर 1/3 में अगर कोई डिप्राइव्ड है तो उनको क्या कहा जाएगा, ही वुड बी टर्म्ड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। और अगर मान लीजिए कि इफ एनी पर्सन इज डिप्राइव्ड इन हाफ, मान लीजिए यहाँ पे जितना भी इंडिकेटर्स है, तो इन इंडिकेटर्स दैट इज यहाँ पे 10 इंडिकेटर्स है ना, तो ये जो 10 इंडिकेटर्स है इनमें से अगर 5 में भी डिप्राइव्ड है, देन ही और शी वुड बी टर्म्ड एज लिविंग इन extreme multidimensional poverty, ठीक है, which is a very serious concern. So these are the categories of poverty which is according to this MPI. तो अगर 1/3 मान लीजिए कि ये जो 10 है, 10 में से अगर 3 में डिप्राइव्ड है, so he would be termed as multidimensionally poor. और अगर 5 में और 5 से ज्यादा में डिप्राइव्ड है, then he or she would be termed as multidimensionally in extreme living in extreme multidimensional poverty. तो आगे बात करते हैं कि इंडिया के बारे में क्या क्या रिवील किया है। अब ये जो सारा डेटा है, यू शुड मेक शॉर्ट नोट ऑफ दिस डेटा, ठीक है, क्योंकि आप जब आंसर्स लिखोगे इन योर मेंस, दिस डेटा विल हेल्प यू टू like form a factual answer जहां पे which will help you score extra marks। तो इंडिया के केस में बताया गया है कि इंडिया इज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। अब देखिए मैंने कहा था कि ये जो एमपीआई है इट बेसिकली टेक्स इनटू कंसीडरेशन 100 डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसमें से इंडिया के केस में क्या है, इंडिया हैज गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़, फॉलोड बाय नाइजीरिया एट 9.6 करोड़। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो पुअर पीपल का पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। कहा गया है कि 2/3 ऑफ दिस पीपल लिव इन अ household in which at least one person is deprived of nutrition. So you know कि nutrition कितना important है, तो इसीलिए यहाँ पे जब भी मान लीजिए कि a person is multidimensionally poor, then obvious सा बात है कि someone in their family or the entire family may be deprived of the minimum nutrition required for life, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा गया है अबाउट द रिडक्शन इन पॉवर्टी। सो इंडिया के केस में द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी दैट इज, अब देखिए 2005 से 5 to 6 में जो डेटा था, या आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन था ऑफ पॉवर्टी, इट वाज 55.1%। लेकिन अभी के टाइम में इवन दो इंडिया का हाईएस्ट पॉवर्टी है, फिर भी वी हैव गन अ लॉन्ग वे, आप कह सकते हो वी हैव बीन एबल टू इंप्रूव आवर स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज 55.1% से अभी का जो डेटा है 2019 to 21 में वी हैव बीन एबल टू डिक्रीज इट टू 16.4%।
ठीक है. Now this is a great news for India. Hopefully in the upcoming times will be आप कह सकते हो will be taking up more measures to eliminate poverty. As many as 41.5 crore people were removed out of the poverty in India. ठीक है, 41.5 people. ये जो 15 साल है, this 5 to 19 के बीच में जो ये 15 years का जो गैप है, इसी पीरियड में यहाँ पे 41.4 crore people were lifted out of poverty. ठीक है, because they were offered better standard of living, because they were offered health and hygiene facilities. ठीक है. An improvement in MPI for India significantly contributed to decline in poverty in South Asia. मैंने बताया आपको कि सबसे जो poor region है इट इज सब सहारन अफ्रीका रीजन, उसके बाद आता है साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में यहाँ पे साउथ एशिया बाद में इसीलिए आया बिकॉज इंडिया हैज परफॉर्म क्वाइट वेल इन एलिमिनेटिंग एंड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई सब सहारन अफ्रीकन रीजन हैज गॉट दी, आप कह सकते हो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉवर्टी एज कंपेयर टू साउथ एशिया. तो अभी चलिए बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है. सो बिहार, यू शुड नो, इट इज द पोरेस्ट स्टेट इन 2015 to 16, but it has seen the fastest reduction in MPI value in absolute terms. That is, so बिहार में जितना population poor है या poverty में है, बिहार has been also able to lift people out of poverty. But फिर भी यहाँ पे poverty से बाहर तो हुआ है, but currently अगर आप देखोगे बिहार में सबसे ज्यादा poverty है. The percentage of poor in Bihar fell from 77.4%. देखिए ये जो देता था according to 2005 to 6, इस साल में 77.4% of the population in Bihar was poor only. लेकिन अभी के टाइम में इट इज 34.7%. ठीक है, सो बिहार में हम कह सकते हैं कि काफी द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू लाइक टैकल और डील विद द पॉवर्टी इन द स्टेट. ऑफ द 10 poorest states in 2015 to 16, only one state, that is West Bengal, have emerged out of the list in 2019 to 21. तो देखिए यहाँ पे 10 जितने भी सारे स्टेट थे which were poor in nature, उसमें से बस वेस्ट बंगाल हैज बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट. बाकी यहाँ पे जो लिस्ट है दैट इज बिहार बीइंग द poorest one, then Jharkhand, Meghalaya. Now these are the list of the 10 poorest state of India. All right, and across states and union territories in India, the fastest reduction in relative terms was in Goa. तो गोवा में सबसे ज्यादा जो people है, they have been removed or they have been आप कह सकते हो कि rescued out of poverty, followed by Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan. So based on this topic, there's a prelims practice question. I request you to answer in the comment section. The next article is related to the environment, to the climate change, and this is about the Galápagos Island. The Galápagos Island, you must have heard about it. It is a volcanic archipelago. There is a group of islands in the Pacific Ocean. It is a province of Ecuador, which is a South American country. It lies about 1000 kilometer off its coast. तो ये जो इक्वेटर का कोस्ट है उससे 1000 किलोमीटर दूर में पाया जाता है गैलापागोस आइलैंड. हम इसी के बारे में बात करेंगे. द करंट कंटेक्स्ट इज गुड न्यूज कि यहाँ पे कहा गया है कि द कोल्ड ओशन करंट्स हैव शेल्टर्ड the Galapagos Island from global warming. Now you know about the impact of global warming, right? जो कि greenhouse gases cause करता है because of the higher emission. और इसी ये जो ग्लोबल इंपैक्ट है, ग्लोबल इंपैक्ट आपको पता है कि इट इज ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज. इट हैज बीन प्रेवलेंट एवरीवेयर इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. आप देखोगे इट इज प्रेवलेंट in all regions of India as well as the world. जो flooding होता है, landslide होता है, so this is often attributed to the global warming or to the climate change. लेकिन इसका जो impact है, this has been not felt or realized in Galapagos Island because of the cold ocean current. इसी article से हम बात करेंगे about this island, about the cold ocean currents as well. This can be important for the prelims and for the mains. It can be important from GS paper to climate change point of view. This has been taken from down to earth. So this you can see in the picture is about the Galápagos Islands, which is basically an archipelago. There is a group of islands, right? So according to a recent study, कहा गया है कि cold ocean currents have sheltered the Galápagos Islands from global warming. So global warming is the rise of temperature, the phenomenon of gradual increase in the average temperature of Earth. It is caused by the release of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, etc. The islands are protected from an otherwise warming the Pacific Ocean by a cold eastward equatorial ocean current. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है ना, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज राइजिंग. लेकिन जो राइज ऑफ टेम्परेचर है इट इज नॉट फेल्ट इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड ईस्टवर्ड इक्वेटोरियल ओशन करंट. तो यहाँ पे एक ओशन करंट पाया जाता है विच इज मूविंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, विच इज कोल्ड इन नेचर एंड विच इज नॉट अलाउिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इक्वेटोरियल अंडर करंट इन द पैसिफिक ओशन. अब देखिए ओशन करंट जो है ना, हम आगे भी बात करेंगे अबाउट द ओशन करंट. ओशन करंट नॉर्मली रेफर करता है टू द मूवमेंट ऑफ वाटर
इन द ओशन, ठीक है। तो वाटर जो होता है ओशन में दैट बेसिकली मूव्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसी को कहा जाता है ओशन करंट। इट इज लाइक अ लार्ज स्ट्रीम ऑफ रिवर फ्लोइंग इन एन ओशन व्हिच मूव्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे आर नॉर्मली वार्म और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो ओशन करंट्स है, ओशन करंट यहां पे आपको दिखेगा नॉर्मली, देखिए ये जो रीजन है दिस इज नियर द इक्वेटर, तो इक्वेटर में आपको पाया जाता है, यू विल फाइंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में आपको मिलेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर में आपको पाया जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। दैट इज ये जो करंट्स है दैट इज नॉट इन साउथ इक्वेटोरियल करंट, दे आर मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, ठीक है। एंड एज सच जो वाटर है जो पैसिफिक ओशन का या जितना भी यहाँ पे ओशंस है दे बेसिकली मूव फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, ठीक है। दे बेसिकली मूव फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। लेकिन इसी जो ये जो मैं आपको बताया है अबाउट द नॉर्थ एंड द साउथ इक्वेटोरियल करंट, नाउ देयर इन बिटवीन दिस करंट्स देयर इज आल्सो द प्रेवलेंस ऑफ एन इक्वेटोरियल अंडर करंट। अंडर करंट जो होता है वो आपका सब सरफेस में आता है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा था दिस इज अबाउट द सरफेस करंट, लेकिन यहां पे देयर इज आल्सो एंड आप कह सकते हो कि एक काउंटर करंट जैसा ही काम करता है जो अंडर द सरफेस करता है, ठीक है। और अंडर द वाटर ऑब्वियस सा बात है, जो वाटर होगा इट वुड बी वेरी कोल्ड इन नेचर, है कि नहीं, बिकॉज द सरफेस वाटर आर द वार्मेस्ट है और द कोल्ड वाटर इज फाउंड इन द अंडर वाटर रीजन। सो द इक्वेटोरियल अंडर करंट जो है इन द पैसिफिक ओशन इट इज बाउंड टू द इक्वेटर बाय द फोर्स ऑफ द प्लैनेट्स रोटेशन एंड अंडर द ओशन सरफेस अ स्विफ्ट सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच water flows from west to east. So normally if you see the surface waters are moving from east to west, लेकिन अगर आप under the ocean surface बात करोगे the cold waters are moving from the west to east and this particular ocean current जिसे हम कहते हैं equatorial undercurrent, now they are basically helping in preventing the Galapagos Island from the कह सकते हो from the consequences of global warming। तो बात करते हैं अबाउट दिस गैलापागोस आइलैंड के बारे में। तो गैलापागोस आइलैंड तो देखिए इस रीजन में आपको मिलेगा कंट्री दैट इज इक्वेडर, ठीक है। तो इक्वेडर के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है दिस गैलापागोस आइलैंड एंड दे आर स्प्रेडेड ऑलमोस्ट फॉर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। दिस नॉट दैट एरिया, ये आपका स्कैटर्ड एरिया है, ठीक है। दिस इज नॉट द एंटायर एरिया ऑफ द आइलैंड्स एंड दे आर अ पार्ट ऑफ इक्वेडर। दे आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन अराउंड 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इट इज 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोस्ट ऑफ इक्वेडर। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर आप देखो कि इक्वेडर मेड अ पार्ट ऑफ द it was made a part of the यहाँ पे जो Galapagos में there's a wildlife sanctuary, it was made a part of it in 1935 and the sanctuary became the Galapagos National Park in the year 1959 and currently ये जो islands है they are also under the UNESCO's World Heritage Site, ठीक है। The islands became the UNESCO's first World Heritage Site in the year 1978. So if you speak about the flora and fauna about this particular islands, so it contains aquatic species such as manta rays and sharks which have been endangered by commercial fishing, ठीक है। तो you should know कि ये जो South American countries है, for example Peru, Chile, then Ecuador, now they are engaged in fishing, ठीक है। So this is the reason why a number of species in this particular island now they are endangered by commercial fishing. It also hosts a wide array of aquatic wildlife including marine iguanas and wave albatrosses, ठीक है। So you will find the marine iguanas and the wave albatrosses in this particular regions of the island. Then Galapagos is home to the critically endangered Galapagos penguin, then Galapagos fur seal and the Galapagos sea lion. तो यहाँ पे penguins, fur seal and the sea lion भी पाया जाता है। और ये जो Galapagos नाम है ना, this has been derived from the tortoises, from the giant tortoises जिनको Galapagos कहते हैं और इसी के बेसिस पर this name has been given to the particular island. अब चलिए बात करते हैं इसका significance क्या है। You must have heard about the British naturalist that is Charles Darwin who had propounded the theory of evolution, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे जो लाइफ है और आप कह सकते हो कि स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज, हाउ दे अडेप्ट टू द चेंजेस, है कि नहीं। सो इट वाज मेड बेसिकली ये जो चार्ल्स डार्विन है, सो ही हैड मेड अ की ऑब्जर्वेशन इन 1835 दैट शेप्ड हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो देखिए ओवर टाइम डार्विन जो है, नाउ ही बिगैन टू वंडर इफ स्पीसीज फ्रॉम द साउथ अमेरिका हैड रीच्ड द गैलापागोस, ठीक है। तो देखिए ही एक्चुअली ऑब्जर्व किया यहाँ से बहुत सारा स्पीसीज है हु हैड मूव्ड और माइग्रेटेड टू द गैलापागोस आइलैंड, बट ही वांटेड टू सी कि क्या यहाँ पे जो स्पीसीज जो मूव कर गए हैं, नाउ हैव दे चेंज्ड or have they adapted to the new environment, and because he saw the changes, now this particular from this particular changes or the adaptation by the species, he derived this idea that species could change over time, ठीक है, and this eventually led to the Darwin's theory of evolution by natural selection, ठीक है। इसी को कहा जाता है theory of evolution।
The Darwin described the islands as a world in species, ठीक है, as a world in itself, because यहाँ पे बहुत सारा species and the diversity के कारण, because the region है, जो region it is equatorial region, this is the reason why he called it as the world in itself, and he tried to learn a lot, or like it helped, ये जो studies है, it basically helped him to derive knowledge about this theory of evolution. And also यहाँ पे significance है the corals, because of the non-impact of the global warming in this particular islands, the corals are still colorful, they are not bleaching. देखिए यहाँ पे coral bleaching नहीं हुआ है in this waters of the west coast of Ecuador. तो normally आपको news में मिलेगा about the coral bleaching. So coral bleaching is the process when the coral becomes white in color due to the various stresses. For example, जब भी आप कह सकते हो कि because of the rising temperature, यहाँ पे क्या होता है, जो coral जो polyps है, now they expel the algae, ठीक है, और algae actually क्या करता है, इस कोरल को देता है कलरफुल जो नेचर है, ठीक है. तो एक बार जब ये algae बाहर हो जाता है, when they expel, now they become like dull in color, they become white in color. But यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, the corals are still colorful in nature. Why? Because यहाँ पे जो climate change और global warming का जो impact है, currently it is not pronounced in the Galápagos Island, and thanks to the cold ocean current. So this you can see a picture of the waters of the ocean moving in specific direction. अब इसी को कहा जाता है ocean currents, ठीक है. तो आप देख सकते हो, मैंने बताया था about the equatorial current, that is the south equatorial current, the north equatorial current. तो वैसे तो इस तरीके से move करता है, but then there is an opposite movement of the cold water in the subsurface, ठीक है, of the ocean. And this the red ones, they represent the warm ocean currents, and the cold ones are represented by the blue color, ठीक है. So these are the various ocean currents that are found across the world, across the oceans of the world. For example, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, ठीक है. Now this is very important from the geography point of view, and also if you plan to pursue geography as an optional, this is a very important topic. तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं about the ocean currents. So ocean currents are the continuous predictable directional movement of sea water. ठीक है, it is a massive movement of ocean water that is caused and influenced by various forces. They are like river flows in ocean. तो normally देखिए क्या होता है, because जो ocean है, या मान लीजिए ocean का जो water है, they are moving in a specific direction, and that direction जो होता है, it is quite predictable in nature, और इसी movement को कहा जाता है ocean current, ठीक है. And क्योंकि a large part of the water of the ocean is moving in one specific direction, so it seems like it is a river which is flowing inside an ocean. There are two types of ocean current. एक हो गया cold ocean current, and दूसरा हो गया आपका warm ocean current. Cold currents are those which bring cold water into warm water areas, and warm currents are those which bring warm water into the cold water areas. ठीक है. अब देखिए जो cold currents है, if you look in the previous picture, you'll come to know that they are usually found on the western coast of the continent, in the low and the middle latitude, and the warm जो ये currents है, they are mostly found on the eastern coast of the continent in the low and the middle latitude. And you should also know ये जो cold current है, क्योंकि ये western side में रहता है, and cold current जो होता है, they are mostly dry in nature, ठीक है, because of their low temperature, and hence you will find on the यहाँ पे जो कोस्ट होता है, जो ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यू विल आल्सो ऑब्जर्व डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल दी सहारा डेजर्ट, देन दी अटाकामा डेजर्ट. सो यू विल फाइंड द डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. नाउ दिस इज अ फैक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ द कोल्ड करेंट्स. द डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. द एग्जांपल्स ऑफ द कोल्ड ओशन करेंट्स आर कैनरी करंट, देन कैलिफोर्निया करंट, देन बेंगुला करंट, एंड द वार्म ओशन करेंट्स आर नॉर्थ अटलांटिक करंट, गल्फ स्ट्रीम, एंड द क्रोशिया करंट, व्हिच इज फाउंड नियर द South China Sea or the regions of China and Japan. So this is a question based on the ocean currents. I want you guys to learn about the ocean currents in a clear manner and then attempt this question in the comment section. The next article is about the Battle of Walong, which is based in Arunachal Pradesh. Now, the battle has completed 60 years, ठीक है, because it took place in the year 1962, and current जो year है, it marks the 60 years completion. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. This can be important from GS paper 1 post-independence Indian history point of view. This has been taken from the Arunachal Times. So, Army celebrates the Diamond Jubilee of the Battle of Walong, where it gave a bloody nose to the Chinese in 1962. Okay, in the Indo-Chinese War of 1962, the brave hearts of the Indian Army held back the Chinese troops for 27 days during this Battle of Walong.
अब the Indian Army is celebrating the Diamond Jubilee of the Battle of Walong, which was an example of unparalleled bravery, guts and sacrifice by the Indian Army. You know, the Indian Army is known over the world for its courage and valor, and this is the reason why यहाँ पे जो Indian Army है, it is celebrating the Diamond Jubilee. ठीक है, और ये जो the bravery है, guts and sacrifice, now this was reflected during the Indo-Chinese War of the year 1962. The month long, now this particular Battle of Walong का जो celebration है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ट्रिब्यूट है ना, दिस विल बी सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द मंथ. ठीक है, तो ये मंथ भर ये सेलिब्रेट किया जाएगा. इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द स्पीयर कॉर्प्स जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन वालोंग इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ये जो वालोंग है, इट इज इन द अंजाव डिस्ट्रिक्ट. द जीओसी, दैट इज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग, he paid homage at the war memorial and interacted with the war veterans. He also honored the porters. तो देखिए जो local population है, they also had to play an important role in this particular war because they acted as the porters who participated in the Battle of Walong. Now they were also honored, and equipment was also displayed which was organized for the locals as part of the Know Your Army campaigns. So this was basically done so that the youth or the population who is residing in the Walong area, they come to know about the courage and the valor of the Indian Army. About the Battle of Walong. So 60 years ago it took place. The Indian Army gave a bloody nose to the Chinese in the Battle of Walong in the year 1962. The Indian Army, they launched its only counter-attack during the war to stall the advancing PLA soldiers. So PLA stands for People's Liberation Army, which belonged to the Chinese government. So the brave hearts of the Indian Army, they held back the Chinese troops for 27 days, which forced the Chinese to deploy its reserve. अब देखिए, the Chinese actually feared. देखिए ये जो achievement है of the Indian Army, this is actually feared by the Chinese PLA, we can say, and this is the reason why they deployed its reserve. ठीक है, जो उनका जो reserve division था, now they deployed or transferred them from Tawang to Walong, so that यहाँ पे Indian Army के साथ they can put up a fight. And the Indian Army were outnumbered and with little ammunition and no resource of any kind, but still the valiant troops continued to hold their ground in a classic example of fighting till last man and the last round. The saga of valor and sacrifice serves as a tale of inspiration for generations to come. The celebration will culminate, जैसे कि मैंने कहा कि this will be celebrated for a month. So this will finally end on 17th of November in Walong, and during which a large number of war veterans, their relatives and locals of the area will be honored. इसी टॉपिक के बेसिस पर डिसिप्लिन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Itanagar. So the Itanagar capital region का जो district administration है, now they have adopted steps to recycle e-waste. तो हम e-waste के बारे में बात करेंगे because हाल ही में the International E-Waste Day was celebrated. So basically the news says कि to address the environmental challenges posed by mounting electronic waste or e-waste, the Itanagar capital region district administration has adopted an environment-friendly step of recycling the e-waste accumulated in its office. तो अब देखिए जो भी government offices है उसमें बहुत सारा ई-वेस्ट बाहर होता है. ई-वेस्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो दिस मेनली रेफर्स टू दी, मान लीजिए जो पुराना कंप्यूटर्स है, ठीक है, जो वायर्स वगैरह है, जो कंपोनेंट्स है, जो प्रिंटर्स है, जो काम नहीं करता है, नाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ई-वेस्ट. सो दी ईटानगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, नाउ दे हैव टेकन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच ऑफ रिसाइकलिंग द ई-वेस्ट accumulated in its office. This can be important from GS paper 3 environmental pollution and degradation point of view. It has been taken from the Arunachal Times. So ये जो e-waste है, the e-waste accumulated in the DC office in Chandranagar में जो है, here are handed over to an e-waste collection and storage firm, ठीक है, by the Itanagar ADC. तो Itanagar ADC ने, as you can see in this picture, they have submitted the e-waste to a particular firm who manages the e-waste. ठीक है. The district authorities said that all the e-waste, for example, the computer items, the ACs जो ACs काम नहीं करता है, the refrigerators which are dysfunctional, televisions, then washing machines, printers, photocopy machines, then batteries and the UPS, etc. Now they should not be carelessly thrown, but be scientifically collected, stored, processed and recycled to prevent the pollution and to protect the environment. The e-waste are actually a major threat to the environment, so this is the reason why they should be tackled or recycled scientifically with a greater approach so that it does not cause any harm to the environment. So about the e-waste day, as I told you, this particular initiative by the administration has been done on account of the e-waste day. E-waste day जो है, it was celebrated on October 14. ठीक है, हाल ही में celebrate किया गया था International E-Waste Day. तो ये 2018 से this has been observed annually to reflect on the impact of e-waste. इस साल का जो थीम है, जो कि
एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट इज रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, इट राइम्स एज वेल. सो रफली यू शुड नो दैट 5.3. देखिए ये जो ई वेस्ट डे है, तो यहाँ पे खुलासा किया गया है या रेवुलेशन किया गया है. एक आप कह सकते हो कि देयर इज अ प्रेडिक्शन दैट हैज बीन मेड कि इन द करेंट ईयर 5.3 बिलियन मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स विल ड्रॉप आउट ऑफ यूज. तो अगर आप यूज नहीं करोगे, इफ यू स्टॉप यूजिंग देम, और अगर मान लीजिए कि इट बिकम्स डिसफंक्शनल, देन ऑब्वियसली इट इज एन ई वेस्ट ओनली. ठीक है, एंड दिस हैज बीन टोल्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज द वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस हैड एक्चुअली स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर ई वेस्ट डे इन द ईयर 2018. नाम याद रख लीजिएगा, WEEE, that is World Waste Electrical and Electronic Equipment. This is an international non-profit organization. So what is e-waste? E-waste is short for electronic waste, as I told you, and the term is used to describe old, end-of-life or discarded electronic appliances which we currently do not use. It includes their components, the consumables, parts and spares. तो printer का मान लीजिए वायर्स वगैरह भी it also contribute. जो आप हम लोग का जो लैंडलाइन फोन्स है जो currently हम यूज नहीं करते, it also forms a part of the e-waste only. It is categorized into 21 types में इसे divide किया गया है and 2 broad categories. So this 21 types जो है it comes under 2 broad categories only. That is the information technology and the communication equipment, जहाँ पे फोन वगैरह टैबलेट्स वगैरह आ जाता है, and consumer electrical and electronics, for example AC, TV, refrigerators. The laws to manage e-waste have been in place in India since 2011. 2011 में लाया गया था laws when India finally felt that e-waste are actually a concern to the environment, and इसे आप कह सकते हो ये जो laws था इसे लाया गया था तो authorized dismantlers. So basically ये जो law है it mandated that only authorized dismantlers and recyclers can collect the e-waste. अब ये जो लॉज है इट हैज बीन रिप्लेस्ड इन 2016 में रिप्लेस किया गया था बाय द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो लाया गया था 16 में, एंड इट वाज फाइनली इनेक्टेड इन 2017. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया फर्स्ट जो ई वेस्ट है यहाँ बताया जाता है कि फॉर सेग्रीगेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स हैज बीन सेट अप इन भोपाल, मध्य प्रदेश. दिस इज द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इन इंडिया. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स. So these are the questions that I have asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are, the first question is about the DBUs, that is the digital banking unit. So recently PM Modi has inaugurated 75 DBUs across 75 districts in order to commemorate the 75 years of India's independence. और APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कौन सा island है? It is the Wheeler Island of Odisha. तो the Wheeler Island जो है in Odisha, it is currently known as the Dr. Abdul Kalam Island. The island is located at the off the coast of Odisha, ठीक है, which is approximately 150 kilometers east of the state capital Bhubaneswar. And Arunachal Pradesh के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है Eagle Nest Wildlife Sanctuary? It is West Kameng district of Arunachal Pradesh. So for now that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.